नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के विकल्प उपलब्ध करा रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में छात्रावास निर्माण के पहले चरण के लिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, विभिन्न देशों में असमान कोविड टीकाकरण चिंता का विषय। उन्होंने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली के विकास का आह्वान किया। देश में अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में विस्फोट में 37 लोग मारे गए। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। और फुटबॉल में कल मालदीव में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में 7 बार के चैंपियन भारत का सामना नेपाल से होगा। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा, कृष्णा त्रेय के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। श्री मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाई तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों में सहायता करेंगे। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो,
ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है, भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से एक दूसरे के अनुसंधान और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इस नई यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कंपनियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के साथ काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। उन्होंने आज गुजरात के सूरत में लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इसका निर्माण सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। इस छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। इसमें सभागार और विशेष पुस्तकालय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रावास के निर्माण का दूसरा चरण अगले साल आरंभ होगा, जिसमें 500 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। इस साल 2024 तक दोनों फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। कितने ही युवाओं को, बेटे बेटियों को आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। मैं इन प्रयासों के लिए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज को और विशेष रूप से अध्यक्ष श्री कांजी भाई को भी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात से भी बहुत संतोष है कि सेवा के इन कार्यों में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की चेष्टा है, प्रयास है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का पहला दौरा किया। श्री रामनाथ कोविंद ने द्रास में तोलोलिंग की तलहटी में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिकों के साथ विजयदशमी मनाने के लिए राष्ट्रपति ने युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सैनिकों के साथ भारत माता की जय नारे लगाए। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने राष्ट्रपति के लिए देशभक्ति गीत और आर्मी बैंड प्रस्तुत किया। इससे पहले सुबह युद्ध स्मारक पर लद्दाख के LG RK माथुर ने राष्ट्रपति की अगवानी की। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अनेक देशों में कोविड टीकाकरण में असमानता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी के लिए कोविड टीके की उपलब्धता सुलभ कराने का आग्रह किया है, क्योंकि दुनिया इस महामारी से तेजी से बाहर निकलने के प्रयास में है। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र समेत व्यापक सुधारों से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली के विकास का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में कल 16,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 19,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस समय 2,03,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.07% हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे श्रोताओं के उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के विकल्प उपलब्ध करा रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में छात्रावास निर्माण के पहले चरण के लिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, विभिन्न देशों में असमान कोविड टीकाकरण चिंता का विषय। उन्होंने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली के विकास का आह्वान किया। देश में अभी तक 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07%। भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में हुए विस्फोट में 37 लोगों की मौत। देश भर में आज विजयदशमी का
पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है जारी और फुटबॉल में कल मालदीव में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में 7 बार के चैंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से। भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मदद से हर साल $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन की अध्यक्षता में कल भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की बैठक में जलवायु संकट पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बैठक का पहला सत्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पर केंद्रित रहा। भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी वर्ष 2010 में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अफगानिस्तान के कंधार शहर में आज शिया समुदाय की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट में 37 लोग मारे गए और 70 घायल हो गए। एक स्थानीय पत्रकार ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर दी है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने 3 आत्मघाती हमलावरों को देखा। एक आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद के दरवाजे पर और अन्य 2 ने अपने को इमारत के भीतर विस्फोट से उड़ा लिया। तालिबान के विशेष सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया है और लोगों से अपील की है कि वो घायलों की सहायता के लिए रक्तदान करें। अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज शाम श्रीनगर के बेमिना और पुलवामा जिले के वहीबुग क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस के अनुसार पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया आतंकी इस महीने की 2 तारीख को एक नागरिक की हत्या में शामिल था, जबकि बेमिना में ढेर हुआ आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सहायक सब इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल था। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में विजयादशमी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में विशेष पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने शहर में एक रथ यात्रा का नेतृत्व भी किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे अपने विशेष वाहन से गोरखनाथ मंदिर से निकले। शोभा यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और आमजनों का काफिला चल रहा था। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर से निकलते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर से थोड़ी दूर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुआ, जहां श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि उनके निधन से कला, साहित्य और पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में दुबई में 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 65 रन बना लिए थे। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मालदीव में कल 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम का मुकाबला होगा नेपाल से। ये 12वां मौका है जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। नेपाल की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इस मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे सुनील छेत्री से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इस साल भारत और नेपाल के बीच खेले गए 3 मैचों में से भारत ने 2 जीते और 1 रहा ड्रॉ। भारत ने पिछले महीने नेपाल में 2 दोस्ताना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें से एक ड्रॉ रहा और एक मुकाबला टीम जीतने में सफल रही। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी वोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गईं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गईं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता की। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु के बाद लाहौर से कलकत्ता तक क्रांतिकारी जतिन दास के अंतिम जुलूस में दुर्गा देवी भी साथ थीं। वे इस दौरान क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की खरीद के कार्य में भी शामिल रहीं। 1929 में भगवती चरण और दुर्गा देवी चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और वैशंपायन के साथ उस योजना में भी शामिल थे जो भगत सिंह को बोस्टल से लाहौर जेल ले जाने के दौरान पुलिस वैन पर धावा बोलकर भगत सिंह को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। 28 मई 1930 को जंगल में बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई, जो उनके हाथ में ही फट गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी लगातार यात्रा करती रहीं और पुलिस से एक कदम आगे रहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारियों के जानी दुश्मन लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। हालांकि हैली बच गया, लेकिन
उसके कई सहयोगी मारे गए। दुर्गा देवी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा देवी गाजियाबाद में गुमनाम रहकर आम नागरिक की तरह रहने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी का निधन हो गया। उनका साहस और निर्भीकता निस्संदेह माँ दुर्गा की तरह थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ताकतों से लड़ी। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो वीर सावर की कोठरी में भी गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री ने सेल्यूलर जेल में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की भी संभावना है। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कोलकाता में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि लेह में आसमान रहेगा साफ। उधर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, गंगटोक, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के विकल्प उपलब्ध करा रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में छात्रावास निर्माण के पहले चरण के लिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, विभिन्न देशों में असमान कोविड टीकाकरण चिंता का विषय। उन्होंने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली के विकास का आह्वान किया। देश में अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.07% हुई। भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में विस्फोट में 37 लोग मारे गए। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।